नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। ट्विटर पर अब एडिट करने का ऑप्शन। ट्वीट भेजने के 30 मिनट के बाद एडिट करने की सुविधा। शुरू में सिर्फ ब्लू टिक वालों को मिलेगी ये सुविधा। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन मिला। राज्यपाल से ज्ञापन सौंपकर जताया लीक पर एतराज। राज्यपाल बोले जल्द हो जाएगी स्थिति साफ। ग्राहकों के पासवर्ड, आधार और जन्मतिथि जैसे डेटा नहीं रख पाएगी मोबाइल हैंडसेट कंपनियां। आईटी मंत्रालय ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की। अगस्त में 1,43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। लगातार 6 महीने में कलेक्शन लगातार 1,41,000 करोड़ से ज्यादा। अनुमान से अच्छे रहे मारुति, एमएनएम, बजाज ऑटो और एक्सकॉट के बिक्री के आंकड़े। सालाना आधार पर अगस्त में मारुति ने 27%, एमएनएम ने 93% बिक्री बढ़ी। अशोक लीलैंड ने भी अगस्त में किया कमाल। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद। सेंसेक्स 770 और निफ्टी 217 अंक गिरा। 3 दिन में 10% टूटा कच्चा तेल। ब्रेड का भाव $95 के नीचे फिसला। ग्लोबल मंदी और चीन में फिर से लॉकडाउन लगने से भी डिमांड को लेकर चिंता। सोने चांदी में भी भारी गिरावट। 10 ग्राम का भाव 50,000 पर फिसला। दिल्ली में फिर सरकारी ठेके पर मिलेगी शराब। केजरीवाल सरकार ने पुरानी नीति को किया बहाल। 6 महीने प्राइवेट ठेके बंद। और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में आज जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू हुई है उससे करेंगे, क्योंकि इसके तहत अब दिल्ली में शराब के ठेके फिर से सरकारी एजेंसियां चलाएंगी। अब आने वाले 6 महीने तक यही पॉलिसी जारी रहेगी। दरअसल केजरीवाल सरकार 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके तहत दिल्ली की मौजूदा 864 शराब की दुकानों में से 475 सरकार ने अपने पास रखा था और 379 दुकानें निजी एजेंसियों के हाथ में दी गई थी। लेकिन इस नीति का जबरदस्त विरोध हुआ और इसकी वजह से आप सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसी को देखते हुए अब आप सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया है। हालांकि नई एक्साइज पॉलिसी पहले 31 जुलाई को ही खत्म हो जानी थी, लेकिन शराब की किल्लत ना हो इसके लिए इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अब आखिरकार नई पॉलिसी रद्द हो गई। तो वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शराब के बाद अब शिक्षा घोटाले के नाम पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आज भी बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों को पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी के विधायकों ने सरकार को शिक्षा घोटाले और शराब नीति पर भी घेरने की कोशिश की। इसको लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को झूठा बताया। आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 ही पार्टियां हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक कट्टर बेईमान पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है और कट्टर बेईमान पार्टी अपने एक दोस्त को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाने में खर्च करती है और कट्टर बेईमान पार्टी जनता के टैक्स के पैसे से एमएलए खरीदती है और अपने दोस्तों के, अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करती है। कट्टर ईमानदार पार्टी शरीफों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है और ये कट्टर बेईमान पार्टी 24 घंटे गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं को बुरी बुरी गालियां देते हैं। आज इस देश को केवल उम्मीद कट्टर ईमानदार पार्टी से है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा, वो हम सबने आज देखा है।
और इस बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच भी तनातनी जारी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, तो वहीं आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर कहा कि सीएम केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोप का सहारा लिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर और अधिक निराधार व्यक्तिगत हमले हुए तो। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सोरेन केस को लीक मीडिया में होने पर ऐतराज भी जताया, तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। डिटेल लेते हैं इस पर हमारे संवाददाता निरंजन से। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पर? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सांसद आज राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राजभवन जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन राजभवन की ओर से उन्हें समय नहीं मिलता था। लेकिन आज तय समय अनुसार 4:30 बजे राजभवन गए। इसमें 4 सांसद, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के और 2 कांग्रेस के सांसद थे। इनमें 2 राज्यसभा के और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक राजमहल से, चाईबासा से सांसद थे। जाकर के ज्ञापन सौंपा और उन्होंने राज्यपाल से साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से पिछले 25 अगस्त से जिस दिन चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसी दिन से ये पूरी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उसमें जिक्र है चुनाव आयोग की रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को लेकर के पूरे झारखंड की सियासत उफान पर है और बाहर एक अफवाहों का बाजार गर्म है। कई अखबारों के कतरन और मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि वह क्लिप लेकर के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को दिखाया कि बाहर में यह चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, राजभवन ने उनका सदस्यता रद्द की। इस तरह के कयासों के बाजार गर्म है। इन्हीं सब संदेशों को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल मिला और साफ तौर पर कहा कि आप बताएं, आप मौन क्यों हैं, क्या मामला कुछ है। तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आपके पास आया है, वह सार्वजनिक करें। तो उन्होंने राज्यपाल यह कहा कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन संवैधानिक और विधि विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के एक राय ली जा रही है। और उन्होंने यह भी बताया है कि जिस तरह से बाहर एक अफवाह फैली हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देंगे या फिर ये है वह है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पास रिपोर्ट आई है, लिफाफे में बंद है, लेकिन मैं उसे पढ़ा नहीं हूँ। इस मसले को लेकर के मैं पिछले 2-3 दिनों से, यानी जब से मैं दिल्ली से लौटा हूँ, संवैधानिक और विधि विशेषज्ञ से इस मामले में राय ले रहा हूँ। अब देखना यह है कि जिस तरह से पिछले 25 तारीख से, यानी 25 अगस्त से अभी तक, यानी कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री इसी रास्ते से मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। जी, यहाँ से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निरंजन आपका। कुल मिलाकर एक स्थिति अभी भी साफ नहीं है और राज्यपाल इसको साफ करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि निरंजन बता रहे थे। और अब बात एक बहुत ही अच्छी ट्विटर्स यूजर्स के लिए, क्योंकि अब ट्वीट्स भेजने के बाद उन्हें एडिट भी यूजर्स कर पाएंगे। ट्विटर ने एडिट बटन का विकल्प शुरू कर दिया है। शुरुआत में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट को यह सुविधा मिलेगी। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को असीम मनचंदा से। असीम, बताएं, ट्वीट एडिट करने का ऑप्शन तो बहुत ही अच्छी खबर है, कंपनी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर? जी, सही कहा आपने। देखिए, जितने भी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अगर कोई ट्वीट करने में गलती हो जाती है तो उनको लगता था कि एक ट्विटर का एडिट बटन जो है होना चाहिए। इसको लेकर के एलन मस्क ने भी एक सर्वे जो है वो कराया था और 70% लोगों ने कहा था कि हाँ, ट्विटर पे एक एडिट का बटन जो होना चाहिए। तो अब उसका विकल्प जो है लोगों को मिल गया है। ट्विटर ने एडिट का बटन रोल आउट करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। पहले ये जो है ट्विटर ब्लू, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ट्विटर ब्लू का लिया हुआ है, उनको ये सुविधा जो है वो मिलेगी। उसके बाद इसको ग्रेजुअली जो है रोल आउट जो है वो किया जाएगा। खासतौर पे कि अगर आप से ट्वीट में कोई गलती हो जाती है तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर उसको एडिट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि जो आपने एडिट किया है वो हिस्ट्री उसकी जो है वो रही जाएगी, दिखाया जाएगी कि आपका पहले ट्वीट ऐसा था और एडिट करने के बाद ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी बात है लोगों के लिए कि उनको अपनी गलती सुधारने का मौका जो है मिलेगा। कई लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, कई लोगों से लिखने में कुछ और गलतियां जो हो जाती थी, टैग करने में गलतियां हो जाती थी। तो उन लोगों के लिए फायदा होगा कि वो अपना ट्वीट जो है करने के बाद उसको एडिट जो कर पाएंगे।
ट्विटर ने इसको रोल आउट करने की शुरुआत जो कर दी है। शुरुआत जो है एक देश से जो है वो की जाएगी जहां पर ट्विटर ब्लू के सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं, उसके बाद इसको ग्रेजुअली जो है पूरी दुनिया में रोल आउट जो किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात इकोनॉमी की करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में तेजी के लिए जीएसटी कलेक्शन बेहतर संकेत दे रहा है। अगस्त में जीएसटी 1,43,000 करोड़ के पार हो गया। इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, बताएं, जीएसटी का ओवरऑल कलेक्शन काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए, जो आंकड़ा है काफ़ी उत्साहजनक है और 1,43,612 करोड़ रुपए अगस्त में वसूली हुई है जीएसटी की। और इसे देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले 23% ज़्यादा है और पिछले 6 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आ रहा है। तो ये सरकार के लिए काफ़ी राहत की बात है। अगर हम बात करें तो पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1,49,000 करोड़ के आसपास रहा था, जो उसके मुकाबले थोड़ी कमी आई है। और अप्रैल महीने में देखें तो जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो 1,67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ था। तो ये कुल मिलाकर जीएसटी के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लगातार 6 महीने से 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी वसूली हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब एक और अच्छी खबर वो ये, क्योंकि अगस्त में अब नए ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से अच्छे रहे हैं। ज्यादा जानने के लिए इस पर भी चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएंगे क्या कुछ है इस पर पूरा अपडेट। यतिन, बताएं, ऑटो तो बिल्कुल फास्ट गियर में दिख रहा है इस वक्त, क्या बताते हैं आंकड़े? बिल्कुल, जहां तक कि ऑटो बिक्री आंकड़ों का सवाल है, अगस्त महीने के लिए तो टॉप गियर में सारे के सारे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल हो। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी के साथ। नंबर्स अनुमान से हल्के से नीचे आए, लेकिन फिर भी यहाँ आपको साल दर साल बेसिस पे लगभग 27% की जबरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। लगभग 1.65 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स की, तो यहाँ भी लगभग 30% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई दे रही है। 2 व्हीलर्स की तरफ अगर बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ भी अगर आप देखें तो बिक्री 8% बढ़ के आई है, जो घटने का अनुमान थी। डोमेस्टिक सेल्स के आंकड़े काफ़ी मजबूत रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, क्योंकि नाइजीरिया में आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन सेल्स का दिखाई दे रहा है, जो कंपनी के एक्सपोर्ट्स का 20% हिस्सा धराती है। जहां तक कि एस्कॉर्ट्स का सवाल है, यहां ट्रैक्टर बिक्री लगभग 7% से बढ़ के 6,111 यूनिट्स के आसपास आई। अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो यहां लगभग 51% बिक्री बढ़ी है कमर्शियल व्हीकल्स की। और अगर हम ओवरऑल नंबर की बात करें तो 14,211 यूनिट्स के आसपास कंपनी की बिक्री रही है। ओवरऑल बेसिस पे आइशर मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहां भी ट्रक की बिक्री लगभग 4.5% बढ़ के लगभग 5,000 यूनिट्स के आसपास आई है। तो इन जनरल सारे के सारे ऑटो नंबर्स जो हैं काफी हेल्दी रहे हैं अगस्त महीने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन आपका। तो ऑटो के नंबर्स तो काफी अच्छे रहे, लेकिन बाजार का मूड थोड़ा आज बिगड़ा हुआ रहा। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा फिसलकर आज बंद हुए। बाजार का पूरा हाल समझते हैं, एक बार फिर यतिन के पास चलते हैं और उनसे। यतिन, आज बाजार का मूड थोड़ा सा ऑफ दिखा, और कौन से सेक्टर्स रहे जहां पर थोड़ा दबाव रहा, कहां थोड़ा सा एक्शन दिखा? देखिए, निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां टाटा कंज्यूमर सबसे ऊंचे पायदान पे था, लगभग 3.5% का इंट्राडे गेन यहां देखा गया। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 2 से 2.5% के बीच में यहां इंट्राडे गेन्स आपको आते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत मेटल स्टॉक्स थे, जो खास करके नॉन फेरस पैक्स थे। हिंडाल्को लगभग 4% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी लगभग 2.25-3% के आसपास नीचे थे। और जैसे कि मैंने कहा, आईटी स्टॉक्स में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, खास करके टीसीएस में लगभग 2.25% की गिरावट। मिड कैप में काफी अच्छा कारोबार हुआ, खास करके वायदे बाजार में टाटा कॉम आपको 5% ऊपर दिखाई देगा। अशोक लेलैंड अच्छे मंथली नंबर्स के बाद 5% ऊपर था। एस्ट्रल और बीएल जैसे स्टॉक्स में भी आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। फ्लिप साइड पे थोड़े बहुत स्टॉक्स जो आज प्रेशर में थे, सीसीआई के गाज के बाद जी एंटरटेनमेंट आपको लगभग 5% नीचे दिखाई देगा। एनएसईएल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथलैब और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स में भी आपको 2.5 से 3% का नुकसान होते हुए दिखा। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। और कैसी है भारत की ग्रोथ स्टोरी और आगे क्या है चुनौतियां, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब हम आपको दिखाते हैं मौत की 2 खबरें। पहली खबर है पुर्तगाल के लिस्बन की, जहां पर एक प्रेग्नेंट भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई।
दरअसल उस महिला को एक अस्पताल ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया, लेकिन रास्ते में हार्ट अटैक से महिला की जान चली गई। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब दूसरी खबर देश के राज्य मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर में बच्चे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। जब ये मामला गरमाया और वायरल हुआ तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की नींद टूटी। इन दो तस्वीरों को देखकर हम आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि इसको देखकर आप ये समझें और जानें कि कैसे विदेशों में हॉस्पिटल में मौत को लेकर सरकार और प्रशासन कितनी गंभीर होती है, और एक और यहां जहां पर भारी लापरवाही बरती जाती है। पुर्तगाल में जहां जान जाने से स्वास्थ्य मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश की इस घटना में अब तक सिर्फ जांच पड़ताल यही चल रही है और यह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में नींद टूटी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की योगी सरकार अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाएगी। योगी सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि मदरसों को पैसा कहां से मिल रहा है। इसमें यह भी पता चलेगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसे के भवन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मदरसों के सर्वे कराने के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। और अब बात गणेश उत्सव की। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है। 2 साल के बाद शहर में सार्वजनिक गणेश पंडालों की वापसी हुई है। इस बार मंडलों का जोश और खरोश देखते ही बन रहा है। तो वहीं भक्तगण भी बड़ी तादाद में मंडलों में गणेश दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चा राजा, अंधेरी में गणपति मंडल, मुंबई की गणेश गली के गणपति और मुंबई पुलिस के गणपति की स्थापना की ये चारों तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद लोकप्रिय होती हैं। वहीं मुंबई के लालबाग चा राजा मंडल में क्या कुछ माहौल इस वक्त है, ये बता रहे हमारे संवाददाता उदय जाधव। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची है और इस महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की शान है मुंबई के लालबाग का राजा का गणपति। और हम यहाँ पर देख सकते हैं लालबाग के राजा के स्टेज पर इस बार लालबाग का राजा का दरबार किस तरह से सजा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या की जो प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण कार्य चालू है, उसी मंदिर की एक प्रतिकृति उस प्रतिकृति का दरबार में रूपांतर किया गया है। प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर जो है नितिन देसाई, इन्होंने ये पूरा अयोध्या का राम मंदिर की जो प्रतिकृति है उसकी डिजाइन यहाँ पर बनाई है। और हम देख सकते हैं हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ जो है हम देख सकते हैं। किस तरह से लालबाग के राजा के चरणों के स्पर्श करने के लिए, लालबाग के राजा के चरणों पर अपना माथा टेकाने के लिए सभी गणेश भक्त आतुर है। पिछले 2 साल से कोविड के निर्बंधों की वजह से गणेश भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शन करने नहीं मिले थे, ऑनलाइन दर्शन था, लेकिन इस बार लालबाग के राजा के थेट दर्शन जो है वो मिल रहे, इसलिए गणेश भक्तों में भी काफी जल्लोष का वातावरण है, काफी उत्साहित है गणेश भक्त। और लालबाग के राजा के बाद हम आपको लेकर चलते हैं सिद्धि विनायक मंदिर, क्योंकि मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर की आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो यहाँ पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणपति उत्सव में यहाँ भी विशेष रौनक देखने को मिलती है। और अब महाराष्ट्र के पुणे की हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश उत्सव के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट ने आज एक अनूठा आयोजन यहां पर किया, जिसमें 31,000 महिलाओं ने एक सुर में अथर्वशीर्ष का पाठ किया। इस आयोजन में प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी हिस्सा लिया।
तो वहीं गणेश उत्सव पर हर घर गणेश विराजते हैं। देश के अलग अलग नेता भी अपने घरों में गणपति विराजित कर रहे हैं। इस साल भी मुंबई में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर गणपति विराजित किया है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सपरिवार लालबाग के दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी घर पर गणेश बिठाया। वहीं महाराष्ट्र से आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने भी यहां पर पूजा अर्चना की। दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भी गणपति पूजन के लिए गणपति पंडाल वो पहुंची। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के अवसर पर पीएम मोदी ने भी गणेश पूजन किया। पीएम मोदी पीले रंग का कुर्ता और धोती पहने बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे। उन्होंने वहां पर भगवान गणेश की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। और आमतौर पर तो मिट्टी की गणेश प्रतिमा का चलन देखा जाता है, लेकिन नागपुर में एक ऐसा गणेश मंडल है जो बीते 10 बरस से लगातार पीतल के श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करता आ रहा है। दावा यह भी किया जाता है कि पूरे देश में पीतल के गणेश जी को सार्वजनिक गणेश उत्सव में स्थापित करने वाला ये एकमात्र मंडल है। देखिए नागपुर से हमारे सहयोगी तुषार कोहले की ये रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की जोर शोर से शुरुआत हुई है। फिलहाल हम नागपुर के रानी लक्ष्मीनगर गणेश उत्सव पंडाल में है। हम देख सकते हैं कि इस गणेश उत्सव मंडल की जो विशेषता है वो इस गणेश की मूर्त है। और गणेश की जो मूर्त है वो पूरी पीतल की है और 250 किलो और 6 फुट ऊंच की ये मूर्त है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग तरीके से गणेश पंडालों की तरफ से गणेश उत्सव मनाया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, लेकिन इस गणेश मंडल की जो खासियत है कि इनकी जो मूर्त है वो स्थायी स्वरूप की है और पीतल की है। हम देख सकते हैं कि इसमें एक और बात है कि यहाँ की जो सजावट है वो भी पूरी इको फ्रेंडली तरीके से की गई है। ये हमारी मूर्ति 2013 से हमने स्थापन की है। अलीगढ़ से हमने ये मूर्ति लाई है बिकॉज़ अलीगढ़ जो है वो पीतल का एक भारत का सबसे बड़ा मार्केट है। नागपुर में जो फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ विसर्जन हम करते हैं वो है नहीं, तालाब है। तालाब में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विसर्जन होने के बाद में तालाब खराब हो जाते हैं। उस संकल्पना से हमने ये मूर्ति का यहाँ पे स्थापना किया है। और इस बार गणपति उत्सव में लखनऊ में सिद्धि विनायक के दर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, लखनऊ की झूलेलाल वाटिका में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की तर्ज पर ही पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर स्थापित मूर्ति को मनौतियों के राजा का नाम भी दिया गया है। तो वही मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत के बने 3425 लड्डू और कुछ फूलों का इस्तेमाल करके भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। साथ ही उन्होंने 2 हाथियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भी यहां दिखाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।